कहानी की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में गर्मी और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच समेट के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौर मंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौर मंडल से बाहर ले जाकर बचाया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग भूखे मरने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया, गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर यूईजी डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट नाम के एक प्रोजेक्ट यानी डीएलपी पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि डीएलपी एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। वो लोग एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वह हैकिंग करके यूईजी पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच यूईजी नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर जो इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने का कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहले पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। वो कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौर मंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं यूईजी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाली थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर्स को बेस पर इकट्ठा करती है, जहां हम लियू नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियू को पता चलता है कि वो बेस प्रोटेस्टेंट से घिरा हुआ है और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक प्रोटेस्ट बेस के अंदर घुस आता है, पर हान नाम की लड़की उस आदमी को मार कर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियू हान से काफी इम्प्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बैठाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहले टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनी बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो स्टेशन को भी नहीं देख पाते, क्योंकि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनी को फाइटिंग स्किल सीखने के साथ फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रैवल करवाया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रैवल करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियू और हान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लियू गार्ड को सिगरेट का पैकेट देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हान को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहां आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से बेस में मौजूद ड्रोन्स बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर को पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपनी शेड्यूल से पहले ऊपर जाने लगता है। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तब लियू और हान नोटिस करते हैं कि नए आए लोग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन्स अटैक करके आजाद होने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन्स पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि वो अपने ड्रोन्स पर अटैक ना कर सके। वहीं ड्रोन्स हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन्स एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेनीज से उनकी आईडी चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनिंग की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इस एलिवेटर की दूसरे रूम में लिव होता है, जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का इस्तेमाल करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट ओपन कर लेता है। इस गेट की दूसरी साइड जाकर लिव देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह घायल है, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। इसलिए लिव उन आतंकवादियों के पीछे
जाता है और उनसे लड़ता है। इस फाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद लिव एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वह आतंकवादी चोरी की गई आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंचा देता है। ठीक इस समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 550C नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर्स से सेव कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ड्रोन्स जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ लिव अभी भी आतंकवादी से लड़ रहा था। तभी हैन अचानक मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और लिव के पास आकर उसे आतंकवादी को मारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हान गुस्से में लिव से दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से वह स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उसे आतंकवादी ने मारने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। स्टेशन बेस पर गिरकर क्रैश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और एलिवेटर भी अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेनी भी इस एक्सीडेंट की शिकार बन जाते हैं। हालांकि लिव और हान ही सलामत होते हैं। इसी दिन न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई है और 5000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूईजी स्टेशन के क्रैश होने के कारण कई लोगों की जानें गई थीं, इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट में आतंकवादी हमले और दंगे भी होते हैं। सभी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जो अपनी असिस्टेंट से एक स्पीच को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे उसने यूईजी के प्रोजेक्ट में विश्वास रखने के लिए लिखा था। इसी दौरान जाओ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्ते बाद क्रायो स्लीपिंग पॉड्स में लोगों को रखकर चंद्रमा पर भेजा जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजन पर काम जारी रख सकें। इस बीच हैंग यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठता है, जो 550C नाम के एआई और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 550C की मदद से ही याया हैंग यू से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि वो डीएलपी के लिए काम करता था, लेकिन 550C तक पहुंचने के लिए वो चंद्रमा पर काम करने आया है। असल में 550C पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए लगता है कि वो 550C का इस्तेमाल याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मर चुकी बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर्स साथ साथ काम करते हुए हैंग यू को पता चलता है कि जाओ नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550C का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हैंग यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ काम करें। इसके बाद हैंग यू और जो 550C का पहले टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं, जब वो कंप्यूटर्स द्वारा टास्क के पूरा होने का वेट करते हैं, तब जाओ हैंग यू को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ जो हैंग यू को समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं। कुछ समय बाद हैंग यू याया की क्लिप जाओ को दिखाता है। इस बीच हैंग यू उस दिन को याद करता है जब वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहानी जा रहा था। तब अचानक से उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तुरंत ही डेथ हो गई थी, पर याया कुछ समय तक जिंदा रही थी। इसलिए हैंग यू ने याया के दिमाग को कंप्यूटर में जिंदा रखने के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था, लेकिन वह लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हैंग यू की मुलाकात जाओ से हुई, जो कि पहले डीएलपी में काम करता था। यहाँ जाओ ने हैंग यू पर एहसान करते हुए 550A नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हैंग यू जाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वह 550C का इस्तेमाल करें, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके, जिस पर जाओ हैंग यू से कहता है कि याया लिए 550A ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास जो गाड़ियां थीं उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं। वो किसी तरह सभी इंजनों को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं, पर इस प्रोसेस में 550C एआई बुरी तरह जल जाता है, जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंग यू जाओ को अपना 550A एआई देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में 525 मॉडल डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है। जाओ मान जाता है और हैंग यू एआई से याया की दिमाग की डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन्स का टेस्ट करती है। तब चंद्रमा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर टीम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीने बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है, लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद लोगों को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखते हैं।
इससे यूईजी के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी बहुत ही शक्तिशाली इंजनों को बनाता है जो पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम द वॉन्डरिंग अर्थ रखा जाता है और 550C द्वारा कई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई हैं, उनके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं लगी थी, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगती है। इधर लिव और हान शादी कर लेते हैं और उनका एक बेबी बॉय होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिला था। इसी बीच हान को कैंसर हो जाता है, जिससे वह दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंग यू ने 500 डेवलपमेंट की हेल्प से एआई बनाता है, जिसे वो 550W का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि स्टेशन को क्रैश हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब लिव मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन लिव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि लिव की स्किल इम्प्रेसिव है। इसके अलावा 550W लिव की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है और कहता है कि लिव को पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। उस पर लिव कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हैंग यू लिव की बातें सुनकर अपनी बेटी की याद करने लगता है। इसके बाद 550 बताता है कि हान की जल्दी ही डेथ होने वाली है, जिस कारण लिव पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लिव हान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां हान कहती है, मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, पर मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन में ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हैंग यू लिव की बातों से इतना इमोशनल हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550W से जोड़ देता है और उसे सिस्टम में देखने लगता है, जिससे वो इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी जाओ गार्ड्स के साथ वहां आ जाता और हैंग यू को समझाने लगता है कि उसे याया की डेथ को एक्सेप्ट करना होगा। यूजी पर हैंग यू मान कर देता है और याया को पूरी तरह से 550W में अपलोड कर देता है, जिससे चंद्रमा के सिस्टम में तुरंत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजन फेल होने लगते हैं। इसके बाद गार्ड्स हैंग यू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जाओ याया के डिस्क को निकालकर 550W AI को बंद कर देता है। इस बीच लिव अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जैकेट उधार लेता है और हान को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वह शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो कि अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहां हान लिव से कहती है कि मैं समय आने पर शांति से मरना चाहती हूँ। यहाँ यूईजी के लोग हैंग यू के सिस्टम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि यह उस हैकिंग की तरह ही है जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ किया गया था। इसलिए सभी 550W के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वह हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चंद्रमा के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ जाओ समुद्र के पास खड़ा होता है और सभी देश के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी जो जल्द ही जमीन से टकरा जाएगी। इसे इमरजेंसी के कारण लिव को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहीं लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटी को खोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सकें। यहाँ लिव के मिशन पर जाने से पहले ही हान की डेथ हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हान के पिता अंडरग्राउंड सिटी में मिल जाते हैं। इस बीच जाओ यूईजी से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें पृथ्वी के सभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके चंद्रमा पर अटैक करना होगा ताकि वो चंद्रमा को पृथ्वी से टकराने से रोक सकें। जीस पर सभी देश अपने अपने हथियार सौंपने के लिए मान जाते हैं। इस बीच जाओ हैंग यू से मिलने जेल में जाता है। बताता है कि वो पृथ्वी के इंजनों को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। साथ ही जाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी केयर करने के लिए उन्हें हैंग यू की जरूरत है, लेकिन हैंग यू जाओ की बात नहीं मानता। तब जाओ उसे याया के दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे हैंग यू को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिव के साथ साथ कई पायलट्स को चुना जाता है।
वहीं पृथ्वी पर मिसिंग इंटरनेट सर्विस की देखभाल के लिए 3 टीम्स को बीजिंग, टोक्यो और डलास भेज दिया जाता है। इसके बाद चुने हुए पायलट्स शटल्स के साथ चंद्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट तेजी से शटल्स से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का लॉस हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार ही बचते हैं। थोड़ी देर में बाकी के शटल्स चंद्रमा की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रॉइड्स एक शटल को हिट कर देता है, जिससे लिव की शटल भी क्रैश हो जाती है। इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से लॉस हो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप को ढूंढने लगते हैं ताकि वह उनके टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने घाव पर लगा सके। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो लोग बचे हुए हथियारों को पैदल ही चंद्रमा पर फिट कर देंगे। पर लिव ये नहीं चाहिए था कि इस काम को करके यंग लोग मारे जाएं, इसलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ पृथ्वी पर तीनों टीम सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती है, जहाँ ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से हैंगयू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर का दरवाजा ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। तब जाओ उसके दिमाग को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास दिमाग को ठीक करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण उस आदमी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हैंगयू और जाओ इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ लिव हजारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तभी अचानक चंद्रमा का मलबा पृथ्वी से टकराता है, जिस वजह से बिल्डिंग हिलने लगती है और कुछ हार्डवेयर जाओ के पैर पर गिर जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी उसके रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी ओर हैंगयू अपने ड्रोन की मदद से भी रूम का गेट नहीं खोल पा रहे थे, इसलिए जाओ उसे जल्दी से पासवर्ड दे देता है। पर इस दौरान जाओ की पानी में डूबने से डेथ हो जाती है। इसके बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी की मेजर लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जाने वाले लोग पैनिक होने लगते हैं। वहीं यूईजी में लिव को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास परमाणु हथियारों का एक साथ ब्लास्ट करने के लिए समय नहीं है, जिससे जाओ हार मान लेता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे सॉल्यूशन बताता है कि अगर वो अंतरिक्ष में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे तो हथियारों को मैन्युअल ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना सैक्रिफाइस करके दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है और यंग लोग फ्यूचर की देखभाल करने के लिए हैं, इसलिए उनका सैक्रिफाइस ना किया जाए। उसे पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट्स को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंचा दिया जाता है, जहां लिव उन्हें वह देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन टूट गया था, इसलिए वह पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता। दूसरी ओर यूईजी बताता है कि टोक्यो और डलास के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया। हम हैंगयू को देखते हैं जिसके रूम में पानी भरने लगता है और वो की को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स सभी परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। ठीक इस समय हैंगयू भी याया की माइंड डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब चंद्रमा का मलबा तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था, इसलिए पृथ्वी को जल्द ही वहां से हटाने की जरूरत होती है। यहाँ हैंगयू याया की क्लिप को एक्टिव करता है और उसे की दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिव करने के लिए कहता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, जिससे हैंगयू की भी डेथ हो जाती है। वहीं चंद्रमा का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में दंगे होने लगते हैं। वहीं जाओ हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजनों में आग लगाने को कहकर उन्हें उल्टी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हैंगयू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहां वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हैंगयू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी जाओ के आदेशों का पालन करते हुए एक आदमी इंजन को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते पृथ्वी मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। यह देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ लिव शटल से ही पृथ्वी को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी ओर हैंगयू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पृथ्वी वापस से 24 घंटे के सिस्टम में आ चुकी है और जाओ रिटायर्ड हो चुका है। लेकिन अब उनकी असिस्टेंट यूईजी में उनकी लिगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चंद्रमा से उनको कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें वो 10 साल के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर पृथ्वी को हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर कर देंगे। इसलिए इंजनों पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जिसका इंचार्ज लिव है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।